Hello everyone. So the topic that we are going to discuss today is historical approach, and by the end of this video we will get to know the answers to such questions like what is historical approach, when it came into existence, who were the people behind it, was the reactions against of which moment, and as well as some of its examples. We will start by understanding the meaning of approach. So, in English literature, the word approach means a way or method to analyze a work. मीन्स कि किसी भी वर्क को एनालाइज करना है तो कौन सा तरीका या कौन सा मेथड यूज़ करना है. ठीक है, हम किस मेथड से किसी वर्क को एनालाइज करेंगे. आई एक्सप्लेन इट. सपोज यू आर अ क्रिटिक एंड यू हैव गिवन अ वर्क टू एनालाइज इट. ओके, आपको एक वर्क को एनालाइज करना है, उसके एनालिसिस करनी है, उसको क्रिटिसाइज करना है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स बताने हैं, उसमें अपने अगर आपको लगता है दैट समथिंग इज़ मिसिंग तो आपने उसको ऐड करना है, लाइक अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू ऐड करने हैं. तो आप कौन से अप्रोच, कौन से तरीके से उस वर्क को जज करोगे कि ये वर्क सही लिखा है या अप्रोप्रिएट है या ट्रू है. तो हम कौन सा अप्रोच यूज़ करेंगे, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में तो बहुत से अप्रोचेज़ हैं, लाइक हिस्टोरिकल है, बायोग्राफिकल है, साइकोएनालिटिकल है, मार्क्सिस्ट है, स्ट्रक्चरलिज्म है, फॉर्मलिज्म है, न्यू मार्क्सिस्ट है ना. तो बहुत से अप्रोचेज़ हैं. क्लोज रीडिंग अप्रोच है. हमने कौन सा अप्रोच यूज़ करना है, क्योंकि सभी अप्रोच डिफरेंट है. जैसे कि बायोग्राफिकल अप्रोच है, उसमें क्या होता है कि कोई वर्क है, सपोज टू हिज कोई मिस्ट्रेस पोइम है, अब उसको बायोग्राफिकल अप्रोच के थ्रू एक क्रिटिक ने एनालाइज करना है. तो बायोग्राफिकल अप्रोच क्या कहती है कि आप क्या करिए, आप किसी भी वर्क को जब एनालिसिस करें ना उसकी, तो उसके ऑथर की पर्सनल लाइफ कैसे उस वर्क में दिखती है, उस चीज़ को चेक करिए. लाइक ऑथर की पर्सनल लाइफ, पर्सनल इमोशन, उसकी बायोग्राफी कैसे उसके वर्क को इन्हांस करती है या अफेक्ट करती है, वो देखिए. ठीक है. या फिर अगर हम किसी और एग्जांपल ले लें, देन लेट्स से फॉर्मलिस्टिक अप्रोच. अब फॉर्मलिस्टिक अप्रोच क्या कहती है कि आप ना हिस्ट्री देखिए, ना बायोग्राफी देखिए, कुछ मत देखिए, आप सिर्फ उस वर्क को जज करिए कि आउटसाइड कुछ भी कंसिडर नहीं करना है. आपको एक पीस ऑफ वर्क दिया गया है, उस पीस ऑफ वर्क को जज करिए कि वो वर्क क्या कहता है, कि उस पीस ऑफ वर्क का फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में लिखा है. सपोज अगर वो एक पोइट्री है तो उस पोइट्री की फॉर्म क्या है, वो सोनेट है कि बैलेड है, उसमें उसकी राइमिंग स्कीम क्या है, उसमें रिदम क्या है, रिदम कैसी है, उसमें मीटर कौन सा यूज़ हुआ है, क्या वो सही यूज़ किया है. आप वैसे जज करिए उसे. लाइक फॉर्मलिस्टिक अप्रोच अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ें चेक करिए. वैसे ही एक अप्रोच है हिस्टोरिकल अप्रोच, और हमने भी यही रीड करना है. ठीक है. सो अंडरस्टूड ना कि अप्रोच मीन्स वे और मेथड. किस चीज़ का, तो वर्क को एनालाइज करने का, उसको स्टडी करने का. ठीक है. अगर हम हिस्टोरिकल अप्रोच यूज़ करते हैं किसी भी वर्क को स्टडी करने में, तो हमने क्या देखना है, तो उसके नेम से क्लियर है, हमने हिस्ट्री देखनी है कि कोई भी वर्क है वो किस टाइम पीरियड में प्रोड्यूस हुआ है, उस टाइम पीरियड की क्या क्वालिटीज़ थी, ये क्या क्वालिटीज़ हैं जो उस वर्क में दिख रही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने हैमलेट प्ले को कंसिडर करना है यहाँ पे, कि एक प्ले है हैमलेट जो लिखा था शेक्सपियर ने 1601 से 1603 के बीच में इंग्लैंड में. और उस टाइम पे रिनाइसा पीरियड चल रहा था. ठीक है. तो 16th सेंचुरी का जो पीरियड था, उस टाइम पीरियड की जो क्वालिटीज़ थी वो किस तरह इस वर्क हैमलेट में दिख रही हैं, हमने वो देखना है अगर हम यूज़ कर रहे हैं हिस्टोरिकल अप्रोच, क्योंकि हिस्टोरिकल अप्रोच चेक्स द हिस्ट्री. ओके. The historical approach in English literary criticism involves examining literature within historical context in which it was produced. कि जिस टाइम पीरियड में ये वर्क प्रोड्यूस किया गया था, उस टाइम पीरियड की क्वालिटीज़ कैसे इस वर्क को अफेक्ट कर रही हैं या उसमें शो हो रही हैं, वो चेक करना हिस्टोरिकल अप्रोच है. इट वॉज डेवलप ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी. इस टाइम पे डेवलप हुआ था, एंड इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट न्यू क्रिटिसिज्म. ये न्यू क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट रिएक्शन था जो कहता था कि सिर्फ वर्क को एनालाइज करो, ना हिस्ट्री देखो, ना बायोग्राफी देखो. बट इट वॉज अ रिएक्शन. हिस्टोरिकल बायोग्राफिक
जो अप्रोच थी दैट सेज कि हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हिस्ट्री सेज अ लॉट अबाउट अ वर्क। हिस्ट्री बहुत कुछ बता देती है। अगर एक वर्क को एनालाइज करना है तो उसके हिस्ट्री को मेन रखना पड़ेगा। ओके, so this was, and the authors during active during this historical approach in English literary criticism include E.M. Forster, Virginia Woolf, T.S. Eliot, James Joyce, D.H. Lawrence, Ezra, William Faulkner, and as well as Hippolyte Taine. Okay, this is an important name, Hippolyte Taine. He was important in this. Now we will understand some of its examples. Read. So, some works that represents historical approach are, first is Hamlet. Hamlet, written by Shakespeare, the play reflects the political and social context of the Elizabethan era, exploring themes of power, revenge and madness that were prevalent that time. जो हैमलेट प्ले है ये हिस्टोरिकल प्ले है, यानी कि ये हिस्ट्री को बताता है। इस प्ले में हम एलिजाबेथ वन के टाइम जो कि 16th सेंचुरी है उसको देख सकते हैं कि हैमलेट प्ले में क्या हुआ था। एक किंग हैमलेट था, उसका बेटा था प्रिंस हैमलेट। किंग हैमलेट का ब्रदर था क्लॉडियस को चाहिए थी थ्रोन, यानी कि उसको किंग बनना था। उसने किंग हैमलेट को किल कर दिया, वो खुद किंग बन गया। उसने क्वीन गर्टरूड से मैरिज कर ली जो कि पहली वाइफ थी किंग हैमलेट की, राइट। तो ये स्टोरी है, थोड़ी स्टोरी है ये हैमलेट की। अब ये जो स्टोरी है ना इस प्ले की, इसमें हमें सिमिलर चीज़ देखने को मिलेंगी जो 16th सेंचुरी में हुई थी, यानी कि हिस्ट्री मैच करती है यहाँ पे। जैसे कि जब 1601 में जब प्ले लिखा था शेक्सपियर ने, तो वो इंग्लैंड में था, है ना। वो जहाँ पे था वहाँ की हिस्ट्री बतानी है तो वो इंग्लैंड में था। अब इंग्लैंड में क्या चल रहा था, तो इंग्लैंड में एक अनसर्टेनिटी थी। क्यों थी? क्योंकि जो क्वीन एलिजाबेथ वन थी, जो उस टाइम इंग्लैंड की क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ वन, वो बहुत ओल्ड थी और उनका कोई ना बेटा था ना बेटी थी, यानी कि उनके थ्रोन को आगे बियर करने वाला कोई नहीं था। कोई नेक्स्ट किंग या क्वीन सर्टेन नहीं था कि इसने बनना है। तो इसके कारण क्या हुआ था कि पूरे किंगडम में एक अनसर्टेनिटी थी, एक अनिश्चितता थी, एक टेंशन थी। ओके, अब ये जो टेंशन है, एक अनसर्टेनिटी है, ये देखने को मिल जाएगी प्ले में। कब देखने को मिलेगी? जब जो किंग हैमलेट है उसकी डेथ हो जाएगी, तो एक कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी कि अब नेक्स्ट किंग कौन बनेगा। और जब किंग क्लॉडियस किंग बन जाता है तो भी अनसर्टेनिटी होती है कि ये अचानक से किंग कैसे बन गया। और इसके साथ ही जब वो क्वीन गर्टरूड से मैरिज कर लेता है तो इससे एक टेंशन क्रिएट हो जाती है हैमलेट के लिए। लाइक हैमलेट जो एक किंग हैमलेट है और उसका बेटा है प्रिंस हैमलेट। तो प्रिंस हैमलेट जो होता है वो खुश नहीं होता अपनी ममा की रीमैरिज से, तो वो टेंस रहता है, टेंशन क्रिएट हुई। और किंग क्लॉडियस अचानक से किंग बन जाता है, तो उससे भी टेंशन क्रिएट हो जाती है कि ये तो अचानक से ही किंग बन गया। लाइक क्योंकि किंग तो बनना चाहिए उसके बेटे को, प्रिंस हैमलेट को, बट ही बिकेम द किंग। तो अनसर्टेनिटी और टेंशन दोनों में है, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है वो है मैडनेस, कि जब देयर वर सम पीपल हु वर सेइंग कि जो क्वीन, हम हिस्ट्री देखेंगे अब, कि देयर वर सम पीपल हु वर सेइंग कि नाउ क्वीन एलिजाबेथ वन इज़ ओल्ड, लाइक इज़ गॉट ओल्ड, कि वो अब बहुत ओल्ड हो चुकी हैं एंड दैट इज़ द रीज़न शी इज़ टेकिंग फुलिश स्टेप्स। लाइक शी इज़ नॉट टेलिंग हु विल बियर हर थ्रोन, है ना, कि अब नेक्स्ट किंग या क्वीन किसने बनना है वो डिसाइड ही नहीं कर रही, वो कुछ नहीं कर रही, वो मैड हो गई हैं अपनी ओल्ड एज में। मतलब मैडनेस है, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ मैडनेस। अब ये मैडनेस हमें देखने को मिलेगी प्ले में, जब प्रिंस हैमलेट जो होता है वो मैडली बिहेव करने लग जाता है, क्योंकि बहुत स्ट्रेस होता है अपने फादर की डेथ से, अपनी मदर की रीमैरिज से। और इसके साथ ही उसको फाइंड आउट करना होता है कि उसके फादर को किसने किल किया। तो इसके लिए भी वो एक ट्रैप प्लान करता है जिसके अंदर उसे मैडली बिहेव करना होता है। लाइक अगर आप प्ले जानते हो देन यू विल अंडरस्टैंड इट। तो वो
मैडनेस की एक्टिंग भी करता है बीच में। तो सेकंड सिमिलैरिटी मैडनेस, ठीक है। फर्स्ट सिमिलैरिटी होगी अनसर्टेनिटी, सेकंड इज मैडनेस एंड द थर्ड वन इज अटैकर्स। कि अब हम क्वीन एलिजाबेथ वन को देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, तो क्योंकि उनके टाइम पीरियड में कोई भी उनका नेक्स्ट नहीं था, यह नहीं था कि क्वीन या किंग कौन बनेगा, तो किंगडम वीक था। इसको देखते हुए जो बाहर के अटैकर्स थे, बाहर के किंग्स थे, लाइक वन ऑफ द नेम इज यंग अर्ल ऑफ इसेक्स, उसने क्या किया था कि वो ट्राई कर रहा था कि वो इंग्लैंड पे अटैक करे और वहाँ का किंग बन जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे ये चल रहा था, 16th सेंचुरी में ये चल रहा था। अब प्ले में क्या चल रहा था, तो प्ले में एक किंग प्रिंस है, एक फोर्टिनब्रास, ठीक है। अब फोर्टिनब्रास भी क्योंकि प्ले में एक अनसर्टेनिटी थी, एक वॉर चल रही थी क्लॉडियस और प्रिंस हैमलेट के बीच में, तो उसे भी मौका मिल रहा था कि वो भी चाहता कि वो डेनमार्क का किंग बन जाए, तो वो भी इन्वेड करने की कोशिश कर रहा था। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो बताती हैं कि ये जो प्ले है ये एक हिस्टोरिकल प्ले है। लाइक ऐसे आपने एनालिसिस करनी है, आपने प्ले में देखना है, फिर आपने उसकी हिस्ट्री चेक करनी है, फिर आपने उसको कंपैरिजन करना है। ओके, तो ऐसे ही सम ऑफ द एग्जांपल्स आर फ्रैंकनस्टीन, मैरी शेली, कि फ्रैंकनस्टीन जिस टाइम पीरियड में लिखा हुआ था, लाइक 1817 टाइम में, तो उस टाइम पे क्या चल रहा था, साइंटिफिक एडवांसमेंट का टाइम था, एक साइंस अपने पीक पे थी। और उस नॉवल में भी हमें साइंस फिक्शन देखने को मिल जाएगा कि कैसे उसने एक मॉन्स्टर क्रिएट कर लिया बाय यूजिंग साइंस। वैसे ही टू इज कोई मिस्ट्रेस बाय एंड्रू मार्वल, कि एंड्रू मार्वल ने एक पोएम लिखी टू इज कोई मिस्ट्रेस, जिसमें वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है अपनी मिस्ट्रेस के लिए, है ना। अब हालांकि मेटाफिजिकल पोइम है, बट स्टिल इट कैन बी एग्जामिन थ्रू हिस्टोरिकली टू अंडरस्टैंड द सोसाइटल नॉर्म्स, जेंडर रोल्स, कि उस टाइम पे किस तरह लव और रिलेशनशिप को देखा जाता था, उसको हम फाइंड कर सकते हैं इस पोइम में। वैसे ही सन्स एंड लवर्स है, जिस टाइम पे लिखा था उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे थी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें इस वर्क में देखने को मिल जाएगा। वैसे ही द वेस्टलैंड है, टी.एस. इलियट। So this is how you will use historical approach to examine any work. Okay, I will discuss rest in my next video. Thank you. Do like, subscribe.